Good afternoon, ma'am, and good afternoon, my dear classmates. मैं उद्धारक चंद्र बी एड फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CSCMU कानपुर पेपर सेकंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में हमारा टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट फॉर एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, जिसमें हम लोग इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे आगे चलकर, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं सशक्तिकरण है क्या। मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। समानता सशक्तिकरण से तात्पर्य व्यक्तियों की आर्थिक दशा सुधारने से लिया जाता है, परंतु भारत के संदर्भ में इसका अर्थ व्यक्ति को उनका सामाजिक विकास हो, परंपराएं रूढ़ियां जैसे कि हम लोग देखते हैं भेदभाव आदि से वो ऊपर उठें, उनका सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक सरकार तक वो अपने विचारों को पहुंचाने के लिए जो राजनीति में उन्हें जगह मिले, आर्थिक और वह फाइनेंशियल भी मजबूत हैं, इस तरह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने एवं ऊंचा उठने में सक्षम बनाना है। आगे हम देखते हैं भारत के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण क्या है। वुमन एम्पावरमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में महिलाओं से तात्पर्य उन सभी महिलाओं से है जिन्हें समाज में समान दर्जा प्राप्त नहीं है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों की भांति आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यहाँ हमने जैसे भी देखा सामाजिक के अंतर्गत अंधविश्वास, कुप्रथाएं और जैसा कि हम लोग देखते हैं लड़कियों में भेदभाव, इन सभी से वो लोग ऊपर उठे और वो महिलाएं जो इसमें आती हैं जो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इस तरह महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों की भाग लेने और आगे बढ़ने एवं ऊंचा उठने में सक्षम बनाना है। अब हम लोग कुछ विचारकों के अनुसार महिला सशक्तिकरण देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी कहते हैं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें। महिला को ऐसी शक्ति प्रदान की जाए जिससे वो जीवन जीने से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसकी आसानी से वो व्यवस्था कर सकें। इसमें महात्मा गांधी जी का कहना था, हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए। गांधी जी ये भी कहते थे, एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक महिला को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। यहाँ पर डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी के अनुसार समाज के वर्तमान व्यवस्था और तौर तरीकों को चुनौती में समान अवसर इसमें जो भी सामाजिक व्यवस्था और तौर तरीकों में चुनौती है उसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देने की बात करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसा कि हमारा अनुच्छेद 39D का भी कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, वो भी इनको मिले। कानून के तहत सुरक्षा आदि शामिल है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वह सारे उपकरण उपलब्ध कराना जिनकी सहायता से आधी दुनिया प्राप्त कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं स्त्री सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हमें पता होगा कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी काम करने के पहले जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं तो आगे चल के हम लोगों को टीचर बनना है, हम लोगों को पता, इसलिए इसकी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। यहाँ पर महिला एवं पुरुष अगर हम देखें तो रथ के पहियों के समान है। यदि एक कमजोर अगर निर्बल हो गया तो समाज का जो रथ है वो बिना बाधा या समस्या के आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए संतुलित सामाजिक व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में दोनों की समान भागीदारी होना आवश्यक है। इस तरह महिला सशक्तिकरण द्वारा पुरुष एवं महिला की श्रेष्ठता साबित करना नहीं है, अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है
जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएं व पुरुष बराबर योगदान कर सकें। महिलाएं सशक्त होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर महिलाएं सशक्त होगी तो वे घर, परिवार, समाज के साथ साथ देश के विकास में अपना अधिक से अधिक योगदान भी कर पाएंगी। हम लोग देखते हैं महिला को सशक्त करने के विविध आयाम, इसके स्टेप क्या क्या है, किस किस तरह से हम उन्हें कर सकते हैं। केवल शिक्षा के द्वारा तो नहीं किया जा सकता है ना, उसके तो इसमें हम लोग देखते हैं कई आयाम है, जैसे शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, विधिक, राजनीतिक एवं भावनात्मक। अगर इसको हम शैक्षिक देखें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संतान की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। यदि वह सुशिक्षिता है तो जो भावी पीढ़ी आने वाली है उसकी भी शिक्षित संभावना ही बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक जो विसंगतियां हैं, रूढ़वादी अनेक प्रकार से उनसे लड़ने का भी हम एकमात्र हथियार शिक्षा को कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार एवं समाज में सम्मान के साथ साथ जो एक निर्णय लेने का होता है वो भी उसमें भी भागीदारी अपना कर पाएंगी। और आज यह सकारात्मक जो परिवर्तन है इसको हम समाज में देख भी रहे हैं। लोग बच्चियों को पढ़ाने में अब इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। इसलिए और ये भी आ जा सकता है कि यह युवा होने पर भी इनकी रुचि ऐसी बनी रहे और पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी उनकी शादी की बात की जाए। और सेकंड, जैसा कि स्वास्थ्य, इसे हम शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी भी सशक्तिकरण कह सकते हैं। इससे तात्पर्य उनके स्वास्थ्य के प्रति है, उनको जो प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए वो उनको मिले। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि घर से वो सब लोग खाना सबको खिलाने के बाद महिलाएं जो है लास्ट में खाना खाती हैं, तो उनको कभी कम भी हो जाता है या मान लो नहीं तो उनको टाइम से मिल भी नहीं पाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाता है। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो बच्चा भी, जो कहने का मतलब होगा, वो भी कमजोर होगा, जिससे पूरी पीढ़ी भी उनका एक रोगग्रस्त इस तरह का हो जाता है। इसलिए और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, जान है तो जहान है। अगर आर्थिक की बात की जाए यहाँ पर तो उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करना होगा, सामाजिक सशक्तिकरण। इसके अलावा विधिक विधिक में यहाँ पर आ जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हम देखते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा तो प्राप्त है, फिर भी कहीं ना कहीं आज उनको वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनको वो मिले। जैसे इसको अगर हम लोग देखें तो जो हमारा इतिहास है उसने, जो हमारा इतिहास था, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद इनकी स्थिति जो था वो सुधरना स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग देखें तो उनकी माता एवं उनकी महिलाओं का काफी योगदान इसमें रहा है। और आगे हम लोग देखें राजनीतिक सशक्तिकरण, आप देख भी रहे हैं कि राजनीति में किस तरह का उन्हें सशक्त करना होगा। उसके बाद भावनात्मक भावनात्मक सशक्तिकरण। और लास्ट में इसको हम डिस्कस नहीं करते, हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षा से ही संबंधित है, तो हम आगे शिक्षा पर चलते हैं। अगर हम लोग देखें महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका क्या रही है, रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमन एम्पावरमेंट, महिला को सशक्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका रही। शिक्षा मानव के किसी भी प्रकार के विकास का मुख्य साधन तो है ही, साथ ही महिलाओं या समाज के वर्ग सशक्तिकरण का भी। मनुष्य के हर प्रकार के विकास का मुख्य साधन शिक्षा है और महिलाओं और साथ ही वर्गों एवं समाज के, कहने का मतलब स्ट्रांग भी, इससे शिक्षा के द्वारा हम इनको कर सकते हैं। एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ साथ स्वयं भी आत्मविश्वास में भरपूर होती है। संतान की प्रथम गुरु अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षिता हो तो भावी पीढ़ी के सुशिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। प्रायः अगर इसमें हम लोग देखें तो प्रायः हम लोग घर में देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों के होमवर्क कराने से लेकर के उनको स्कूल भेजने तक का सारा काम वही संभालती हैं। इसलिए अगर वो शिक्षित होंगी तो परिवार के साथ साथ पूरी पीढ़ी भी हमारी शिक्षित होगी। सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एकमात्र हथियार शिक्षा ही है। अगर वो शिक्षित हैं तो अनेक समस्याओं समाधान बड़ी आसानी से कर लेंगी। जो हमारी उनके पास समस्याएं आएंगी उसका समाधान भी कर लेंगी। ये तो अभी हम लोगों ने कम शब्दों में देखा, आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है
यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है उस स्थान पर देवता वास करते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होगा तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होगी तो पूरी पीढ़ी हमारी शिक्षित होगी। इतिहास को भी अगर हम देखें तो देश में जितने भी महान या फिर बड़े लोग हुए हैं उन सबके पीछे देखा जाए तो उनकी माँ का योगदान रहा है। और अभी हमने जैसे बताया था, प्राय हम सभी घरों में देखते हैं जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों के होमवर्क कराने से लेकर के उन्हें स्कूल भेजने तक का सारा काम वही संभालती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से अपने बच्चों की मदद भी करती हैं। बड़ी पर फिर भी बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हमारा जो देश है ये, उसमें कुछ जगहों पर, सब जगह पे नहीं, सब जगह पर नहीं, बट कुछ जगह पर महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक तौर पर एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज की ये सोच है कि अगर उसको उनको शायद ये ताकत दे दी जाए तो उनके आधिपत्य जो उन्होंने किया है उससे खतरा खतरा भी मंडरा सकता है। फिलहाल इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार को लेकर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और कई सारे कानून भी बनाए गए हैं। अगर हम इसमें देखें तो फिलहाल सरकार ने महिला आयोग जैसी एक सरकारी संगठन का भी गठन किया है, जिसमें कोई भी पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उसे लास्ट में क्या वो न्याय भी मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत सरकार जो है उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में खासकर क्या काम किए गए हैं। तो बालिका, यहाँ पर बालिका शिक्षा कंट्रोल की केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम थोड़ा 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 देखते हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान जिसे 60वीं एसएस से कहते हैं। यह कार्यक्रम जो है 2001 में स्टार्ट किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें से एक सबसे बड़ी एवं क्या महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को यूईई यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम भी है और यह कार्यक्रम पूरे देश में समान रूप से लागू भी किया गया है। साथ ही यह 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं बच्चों के लिए यह उपयोगी है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हर एक तक जो शिक्षा है वो पहुंचे और समय हर एक तक शिक्षा पहुंचे जिससे वो शिक्षित हो सकें। फिर हमारा इसमें अगर हम सेकंड इसी के अंतर्गत हम अगर सेकंड इसमें देखते हैं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये इसी के यशस्वी के अंतर्गत चलाया गया था 2003 में। इसका NEGEL नेशनल नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड एलिमेंट्री लेवल, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विशेषकर उन बालिकाओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया है जिनका नामांकन किसी भी हुआ हो। और इसकी शुरुआत जैसा कि 2003 में हुआ था। और यह कार्यक्रम बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या था सहायता, मुख्य रूप से सहायता प्रदान करना है। और इसमें पढ़ने लिखने की जो वस्तुएं हैं, यूनिफॉर्म, नोट्स आदि को उन बच्चियों को या बच्चों को दिया जाता है जो किसी भी स्कूल में जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनको प्रेरित भी किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिड डे मील योजना, यह योजना 1995 में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण संबंधी सहायता के रूप में जाना जाता है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्कूल के दौरान लगने वाली जो भूख को खत्म करना और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि भी हो सके। और इसमें इसका और एक जो है कि ये सभी जातियों और जो धर्म थे उनके बच्चों को परस्पर जो संबंध हैं और बातचीत में वो उसमें भी सुधार आए। साथ ही इसमें पोषक तत्वों को भी ध्यान में दिया जाता था। प्रत्येक दिन अलग अलग, जैसा कि मीनू होती थी, मीनू के अकॉर्डिंग बनता था और इस योजना के द्वारा रोजगार के अवसर भी सृजित हुए होने की वजह से महिलाएं भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो पाई हैं। इस तरह यह योजना बच्चों को भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित करने में मदद भी कर रही है। आगे हम लोग देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस
योजना की शुरुआत 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ताकि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय और एक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। और जिन इलाकों में शिक्षा का स्तर पिछड़ा है, खासकर वहां पर इसे शुरू किया जाना है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बीच जो लैंगिक असमानता है, अभी भी वो कहीं न कहीं बनी हुई है, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर अभी भी लड़कों एवं लड़कियों के नामांकन में काफी अंतर देखा जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य यहाँ पर केजीबीवी विद्यालय स्थापित करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो। इसमें आरक्षण की बात करें तो एसटी, एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 75%, वहीं पर बीपीएल को 25% दिया गया है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। यह योजना जो है वह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लाई गई थी, जो हम बिना सहायता प्राप्त और या फिर कहें सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इस कहने मतलब वो स्कूल है, वहाँ पर जो उनकी आधारभूत जो बुनियादी है संरचना उसको और विकसित करना था, उनको वो सुविधाएं प्रदान करना था। और खासकर ये वहाँ पर के लिए है जहाँ पर अल्पसंख्यक जो आबादी है वो ऊपर हो, ये विशेषकर वहीं के लिए स्टार्ट करना था और उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना भी था। और आगे अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यह भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और इस अधिनियम में शिक्षा की प्राप्ति को जो 6 से 14 वर्ष साल के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मापदंड निर्धारित किया है। इस और यह एक जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार भी बनाया इस कहने मतलब राइट टू एजुकेशन ने। और इससे इस प्रकार सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्त करने का अधिकार मिला। और इसका मतलब यहाँ की किसी भी बच्चे को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे पाठ्यक्रम का विकास हो जो सुनिश्चित करे कि हर बच्चा जो है वो ज्ञान, अपनी प्रतिभा, क्षमता आदि इन सभी के निर्माण के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी हो सके। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनके बच्चों के लिए निजी स्कूल जो हमारे हैं उनमें 25% का आरक्षण भी अनिवार्य कर दिया है। फिर आगे है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसे हम सबला के नाम से भी जानते हैं। यह केंद्र की कांग्रेस जब सरकार थी उसके कार्यकाल में राजीव गांधी योजना के तहत 2010 में शुरू किया गया था। फिर इसे 2011 में 200 जिलों में पहले लागू किया गया था। बाद में इसे 2017 में 303 जिलों और 2018 में इसे फिर इसका विस्तार कर दिया गया। इसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से इनको जो हमारी गर्ल्स थे उनको क्या था, मजबूत बनाना था। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगी तो शिक्षा ग्रहण करने में वो पीछे भी नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं वो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत ही जो है वो हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी, क्योंकि जो हरियाणा वो स्टेट है वहाँ पर जो ये लैंगिक असमानता है इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा था, अंतर बहुत ज़्यादा था उसमें गैप। इस तरह इस जो ये गंभीर समस्या था इसको काबू पाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे वो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा के पानीपत जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके उद्देश्यों को अगर हम लोग देखें तो शुरू में इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम और बालिकाओं की सुरक्षा व उनकी शिक्षा की सहायता उनको प्राप्त कर सके, ऐसा इसका उद्देश्य था। योजना
के अन्य उद्देश्यों में अगर हम लोग देखें तो इसमें इसकी लैंगिक भेदभाव और जो एक होता था कि लिंग निर्धारण परीक्षण जो लोग देखते थे उस पर रोक रोक लगाना, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, इन सभी के प्रति ये मुफ्त योजना जो है ये स्टार्ट की गई थी। और साथ ही इसके अंतर्गत वह सभी माता पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए रुपए जमा करना चाहते हैं, वो इसके अंतर्गत संचालित जो है सुकन्या समृद्धि योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए 200, अगर इसमें बात की जाए 250 रुपये न्यूनतम तथा अधिकतम 1,50,000 रुपए हैं यहाँ पर। और इस योजना में बेटी के माता पिता बेटी का एक बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय बैंक हो या डाकखाना यहाँ पर वो बैंक बेटी का बैंक अकाउंट करके उसमें ये फिलहाल इसमें कुछ वो वहाँ पर जमा कर सकते हैं। बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु में ये खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता अपने रुपए जमा कर सकते हैं। बेटी के 18 वर्ष होने के बाद ये जो जमा किए हैं 14 वर्ष तक, उसमें से 50% निकाला भी जा सकता है और 21 वर्ष पूरा होने पर उसे हम अपना पूरा पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह उपयुक्त योजनाओं जो हम सभी ने देखा, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि सरकार महिलाओं के जो समग्र विकास है उसके लिए प्रयास तो काफी लंबे समय से कर रही है। फिर भी जिसमें अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि आई भी है और जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे ड्रॉप आउट में भी उनकी क्या है कमी आई है। और इन्हीं कार्यक्रमों के कारण जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें देश के दूर दराज इलाकों में भी यह पहुंच पाई है और अपना काफी इससे हमारा वो जो साक्षरता लिटरेसी रेट है उसमें भी काफी वृद्धि आई है। अब हम लोग थोड़ा देखें कि जो लिटरेसी रेट था वो किस तरह से इम्प्रूव हुआ था, बढ़ा है। अगर हम लोग देखें इसमें तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसमें जो ऑल स्टेट हैं उनका दिया गया है जिसमें फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। अगर इसमें देखें तो ये जो 1981 में 24% था, वहीं 1991 में यह 32% हो गया, वहीं पे 2001 में यह 50 और 2011 में यह 51। और अगर तो जो ये जो चेंज आए हैं 81 और 91 से लेकर के ये इधर दिखाया गया है साइड में 8.6%, और इधर फिर 90 से 2001 के बीच में जो आए हैं उसका गैप दिखाया गया है। किस तरह का ये गैप था, इम्प्रूव हुआ है, पहले से बढ़ोतरी हुई है। अगर इसमें हम लोग देखें बिहार को देखें थर्ड नंबर पे, तो उसमें जहां पहले स्टार्टिंग में 1991 में 62, वहीं या 2011 में वहीं आगे पर है। यहाँ पर जहां 1981 में यह 17% था, वहीं पे यह आगे चल करके 2011 में यह 59.2% हो गया, और इधर गैप में भी काफी इम्प्रूव आया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 1951 से 2011, अगर इसमें हम देखें तो इस मैप से आप देख रहे होंगे कि जो ये फीमेल वो लिटरेसी रेट है किस तरह से ये इम्प्रूव हुआ है। 1951 में जहाँ ये 8.86% था, वहीं ये आज 2011 में 65.46% हो गया। वहीं पे अगर टोटल की बात करें तो ये जहाँ 1951 में ये 18.3 थी, वहीं ये अब जो भी पीछे हुआ था जनगणना 2011 में, यहाँ पर ये 74 पॉइंट। इस तरह हम तो कह सकते हैं कि ये जो हुआ क्या इम्प्रूव हुआ है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। और जो बीच में ये ग्रीन लाइन दिख रही है ये टोटल है, मिनिमम बीच का है कि इतना रेशियो है इन लोगों का, जो इसमें टोटल नीचे है उसका है। इस तरह हमने देखा कि जैसे जो ये लिटरेसी रेट है ये 1951 से अभी के समय में काफ़ी इसमें आया है, बढ़ोतरी हुई है काफ़ी हद तक।
आगे हम लोग देखें तो इसमें कुछ स्टेट दिए गए हैं, जैसा कि इसमें अगर हम देखें तो जो केरला है वो मेल फीमेल दोनों मामलों में नाइन सबसे ऊपर है, फर्स्ट पर है केरला 94। वहीं पे मिजोरम 91.3, तो वहीं पे लक्षद्वीप जो है 91.8% है। अगर नीचे जो दिया गया है इसमें बिहार, अगर लो की बात करें फीमेल में, तो बिहार सबसे अभी भी काफी सबसे नीचे बिहार है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर दादर नगर हवेली है। इस अब जैसा कि हमने देखा कि इससे लिटरेसी रेट देखा जो चेंजेस आए हैं वो हमारे देश की आज़ादी के बाद से अभी तक के, वो 2011 तक उसको हमने देखा। वहाँ आगे हम देखते हैं सशक्त महिला, स्ट्रांग वोमेन हम कहेंगे किसे, एक स्ट्रांग वोमेन हम किसको कहेंगे क्या है, तो अगर वो जब वो शिक्षित होगी, साथ ही उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। फिर उनके पास निर्णय लेने की क्षमता होगी। जैसा कि अभी हम सभी ने कुछ दिनों पहले ओलंपिक में देखा ही है, जहां पर भारतीय महिला एथलीटों में इजाफा यानी कि संख्या बढ़ी भी है, वहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश भी क्या हुआ, गौरवान्वित हुआ है इसमें चाहे। और जिसमें हम सभी ने अनेक नामों को देखा और सुना था, जिसमें मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना और भारतीय महिला हॉकी टीम थी। फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने टोक्यो के मैदान पर पहुंचने से पहले हमारे देश की जो ये लड़कियां थी, इन्होंने समाज में मैच खेला, जिससे जहाँ से आपत्ति है उस परिवार के साथ भी मैच खेला होगा, जहां पर जो चाहता है स्पोर्ट से पहले उनकी शादी कर ले वो, और उस व्यवस्था से भी मैच खेला होगा जो चाहता है कि जहां पर किसी भी गरीब खिलाड़ी को यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत काफी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इन्होंने निर्णय लिया और इनके पास निर्णय लेने की क्षमता थी, जिससे हम इसको हम सभी ने देखा ही है। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनके पास हो। उसके बाद आय के स्रोत, इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही हो, कोई बिजनेस भी हो जिससे इनके पास आय का एक स्रोत बना रहे, जिससे कुछ न कुछ अर्न होता रहे। उसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था, इनके कानून के तहत इनको सुरक्षा भी मिले। अगर ये सभी होते हैं तो हम एक क्या है, एक महिला को स्ट्रांग वोमेन, सशक्त महिला की संज्ञा दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगर ये लोग शिक्षित हो गई महिलाएं हमारे, तो इनका महत्व क्या होगा। महिला शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वोमेन एजुकेशन। अगर महिला शिक्षित होगी तो उनसे क्या महत्व होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जो सभ्य समाज होता है उसके निर्माण में जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनका ही योगदान होता है, और महिला भी फिर कहीं ना कहीं इस कड़ी का अहम हिस्सा है। जैसा कि कहते हैं कि एक महिला होने के साथ पूरी पीढ़ी भी शिक्षित हो जाती है। अर्थात जो हमारा परिवार है उसकी हम केंद्र बिंदु एक नारी को कह सकते हैं। और परिवार के, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार की छोटी छोटी इकाइयों से ही एक समाज का गठन होता है। तो इस तरह अगर एक नारी शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होगा, और जब एक परिवार शिक्षित होगा तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा ही। इस तरह हम सभी महिला शिक्षा के से महत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ देखते हैं। शिक्षा ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा महिलाओं को अंधविश्वासों, जादू टोना, धार्मिक भेदभाव, छुआछूत, जात पात से ऊपर उठने में शिक्षा की अहम भूमिका रही है। और शिक्षा के कारण ही आज महिलाएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पीढ़ियों का उद्धार भी हुआ है। और लास्ट है, माँ शब्द का अर्थ शिक्षित ही जान सकता है। शिक्षा से महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और उनका अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों को अच्छे से जान पाएंगी और फिर उनका निर्वहन भी करेंगी। आगे हम लोग देखते हैं, महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे तथ्यों को देखते हैं जो महिला शिक्षा के मार्ग में अभी भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ये स्थिति अभी काफी अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश की जो अधिकांश आबादी है वो भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। अगर इन बाधाओं में अगर हम लोग देखें तो लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परंपराएं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक आर्थिक पहलू और घर से विद्यालय की दूरी आदि हैं। दरअसल स्वतंत्रता के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सभी के पास शिक्षा की धारा से जोड़ने का प्रयास तो किया ही है। इसके अगर हम लोग देखें तो जहां अभी हम लोगों ने देखा था 2011 में, जहां देखें तो लिटरेसी रेट जहां 74 पॉइंट था, वहीं ये आगे चल करके 2011 में यहाँ 65% हो गया, और 2001 में जहां 54 था वहीं ये 2011 में 65 हो गया। इस तरह पिछले दशकों में महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार तो हुआ ही है, फिर भी महिलाओं का बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो आज भी शिक्षा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं वंचित हैं, और उस वंचन में ये बाधाएं जो हैं ये उसमें अपना रोल कर रही हैं। अगर भारत में शिक्षा में महिलाओं एवं पुरुष के बीच भेदभाव जैसा कि लैंगिक भेदभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए कि स्कूलों में जो लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा भी पूरी करते हैं, वहीं लड़कियां घर पर अपनी माताओं का या तो हाथ बटाती हैं या फिर बाहर का काम भी करती हैं, और जो उनके छोटे भाई बहन होते हैं उनकी सेवा या तो करती हैं। वहीं पर विज्ञान और जो इंजीनियरी जैसे वो हैं कोर्स हैं, उसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं, और लड़कियों को निचले स्तर के पाठ्यक्रमों में ही कॉलेजों तक ही ये लोग सीमित रह जाती हैं। और आगे चल कर के ये और अभिभावक जो हैं, माता पिता हैं, वो बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ भी जोड़ते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इसी कारण अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहां पर वो एक अच्छा सा वर ढूंढ करके उनका विवाह कर सकें। और निर्धनता भी कहीं न कहीं लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। एक अध्ययन में देखा गया है कि जो निर्धन परिवार है वहाँ पर लड़कियां गृह कार्य पूरा करती हैं, साथ ही वो छोटे भाइयों बहनों की देखभाल भी करती हैं, और जो उनके माता पिता खेती का काम कृषि कार्य करते हैं उसमें भी हाथ वो बटाती हैं। इस तरह उनके पास विद्यालय जाने के लिए समय ही नहीं बचता, और लड़कों के कार्य से भी भिन्न लड़कियों के कार्य को समझा जाता है, ऐसा भी देखा गया है। वहीं जो माता पिता बेटों को बाहर का काम करने के लिए बोलते हैं, वहीं लड़कियों को बोलते हैं घर के अंदर का काम वो करें, देखभाल करें या रसोई घर का काम करें, माता का अपना हाथ बटाएं। इस तरह के थाट भी कहीं न कहीं उनको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी पर दिल्ली में जो था एक विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक दो माता पिता थे, उन पर एक शोध किया गया। उसमें ये पाया गया कि जो माता पिता हैं उनको अपने बेटे और जो बेटियां होती हैं उनसे भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती हैं। वो बेटों से प्रायः घर के बाहर का कार्य करने को कहा जाता है, जबकि बेटियों को वो घर के अंदर का कार्य करने को कहते हैं। वही माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार के साथ भी जोड़ते हैं कि उनकी अगर हम बेटे की पढ़ाई में खर्च करेंगे तो भविष्य में चल करके एक रोजगार पाएगा, जिससे जो है हमारा भी जो बुढ़ापा था, वृद्धावस्था है, वो सुरक्षित एक हो जाएगी। बेटे की पढ़ाई को वो इस तरह की बातों का ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए उसे प्राथमिकता भी नहीं दी जाती है। घर से अगर इसमें और कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा ये तो आज कम हो गई है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी ये कुछ विद्यमान है। बाल विवाह, उसके बाद सामाजिक आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी, और घर से विद्यालय की दूरी ये भी कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी हद तक ये अपना रोल ये भी इसमें कर रहा है, जिससे अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं, असंख्य बच्चे वो शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी पीछे हैं। ये समस्या लड़कियों के मामले में अगर देखा जाए तो जो उच्च प्राथमिक स्तर है 6 to 8 उसमें काफ़ी मिलता है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जो हमारी ग्रामीण आबादी है उसको 37% ग्रामीण आबादी को ही निवास जो उनका घर है उनसे नज़दीक स्कूल प्राप्त है, और जो बाकी 63% बचते हैं उनमें से कहने का मतलब उनमें से 48% बच्चों को ये जो उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय है 6 to 8 उनको 3 किलोमीटर के दूरी पर मिलता है,
और जो 15% हैं, 15% बच्चों को, उनको तो 3 किलोमीटर से भी दूर विद्यालय अभी भी स्थापित हैं, नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए प्राथमिक स्तर के बाद कहीं न कहीं वो बच्चियां जो होती हैं वो नहीं, कहने का मतलब नहीं जा पाते हैं वहाँ पर। और साथ ही विद्यालय में अध्यापिकाओं जो वो होती हैं, टीचर्स होती हैं, उनकी उपस्थिति से भी लड़कियों के विद्यालय जाने को प्रोत्साहित करने में एक जो है वो निर्णायक वो भूमिका मिलती है। उत्तर प्रदेश और या जो बिहार स्टेट हैं, इन जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर भी कम है, वहीं पर अध्यापकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम देखा गया है। और कुछ एक शोध में ये भी पाया गया था कि जहाँ पर अध्यापकाएं नहीं होती हैं विद्यालय पे, वहाँ के उनके माता पिता विद्यालय में बच्चियों को भेजना भी पसंद नहीं करते हैं, वो कम उनको भेजना नहीं चाहते हैं। और साथ ही अगर इसमें देखा जाए तो एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें ये देखा गया था, जो इसी भी हम बात कर रहे थे, अभिभावक बेटियों को राजस्थान, हाँ ये सर्वेक्षण राजस्थान में किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि जो वो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि हम अगर अध्यापकाएं रहेंगी विद्यालय में, टीचर, तो भी हम अध्यापक रहेंगे तब नहीं, अध्यापकाएं रहेंगी तभी हम इनको भेजेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे विद्यालय में ये लड़कियों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे हैं शौचालय, इसकी भी व्यवस्था बहुत कम ही है। एक इसमें इसलिए भी कुछ लोग माता पिता अपने बच्चों को भेजना भी नहीं पसंद करते हैं। छठा अखिल भारतीय सर्वेक्षण ये बताता है कि जो 15 ये है जो केवल 5.16% प्राथमिक विद्यालयों में और 17.16% उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है। इसके अलावा भी ये भी तो अभी नहीं है। और इसी पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल ने एक सर्वेक्षण किया जिसने ये बताया कि 60% जनसंख्या के आंकड़ों को, जिसमें हाँ इसने शोध किया जिसमें 60% जनसंख्या के आंकड़ों को इन्होंने शामिल किया था। इस सर्वेक्षण में आर्थिक साझेदारी व औसत शिक्षा और राजनीति सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अंतर को मापने की कोशिश की। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनिया का एक ऐसा भी देश नहीं है, पूरी दुनिया में एक ऐसा भी देश नहीं है जो इन 4 क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकार देता हो या सम पुरुषों की तरह समानता का अधिकार देता हो। वो 4 अधिकार कौन से हैं? जैसे कि उनको समान अधिकार देता हो, जिसमें उनकी कहने का मतलब है कि सामाजिक इस तरह के भेदभाव न हो, इस तरह की उनको अधिकार प्राप्त करता हो। और आगे अगर हम लोग देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्याप्त ये असमानता देखने को मिलती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने 1996 में कहा था कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा, तभी हम लोग इसको आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। विश्व शिक्षा रिपोर्ट 1995 ने स्पष्ट भी किया था कि दुनिया के जो निर्धन देश हैं वहाँ की महिला बालिकाएं घर की 4 दीवारी में बंद हैं। अशिक्षित माँ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे गरीबी, अशिक्षा, इस तरह की जो है जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि का अनंत चक्र चलता ही रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं किए जाने वाले प्रयास, इसमें हम लोग और जो हम लोग या गवर्नमेंट या हमारा समाज, इसमें क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं जिससे ये काफ़ी और इम्प्रूव हो, सुधार आए इसमें। इसमें अगर हम लोग देखें तो महिलाओं को शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देश भर में शिक्षा शिक्षा से संबंधित शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसलिए के कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग देखते हैं। महिला शिक्षा में आ रहे विभिन्न बाधाओं जैसे लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है महिलाओं को शैक्षिक रूप से मजबूत करना होगा। स्कूल से घर की भौगोलिक दूरी का कम किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो दूरी है घर से विद्यालय की, ये भी अभी भी काफ़ी है। प्राथमिक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर है 6 से 8 तक, उसमें केवल 47% ग्रामीण आबादी को नज़दीक, घर से नज़दीक विद्यालय प्राप्त है, जबकि वहीं पर 15% को 3 किलोमीटर से भी दूरी पर जाना पड़ता है अगर उनको 6 से 8 तक पढ़ाई करना है तो। और आगे हम लोग देखें तो इसकी दूरी भी कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनता में
महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है, आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जाए। और 6 पॉइंट है, सरकार को निर्धन, पिछड़े तथा कमजोर वर्ग में बालिका शिक्षा को प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन जो हमारा निष्कर्ष, समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है। महिला अब अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुष से कदम मिलाने को प्रयासरत है। और उपयुक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है, वैसे वैसे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सुदृढ़ हो पाई हैं तथा आत्मनिर्भर भी बनी है। महिला और पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान है। यदि एक निर्बल घटिया हुआ तो रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बताएगा। और आगे हम ये कहेंगे कि कोमल है कमजोर नहीं तो उस शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। एंड लास्ट हमारा ये रेफरेंसेस है जिसमें एक बुक्स है शिक्षा के समाज साहित्य परिदृश्य, उसके बाद कुछ साइट्स हैं जहाँ से हम, और ये नीचे है सेंसस इंडिया जहाँ से हमने लिटरेसी रेट को लिया था। और लास्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू भारत, बहुत अच्छा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन और बहुत थैंक यू अच्छी मैम। जानकारी दी तुमने। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया तुमने और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शिवांकी, मैम सौम्या, अच्छा समझाया। हाँ